आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अमित शाह, राहुल गांधी और लालू यादव को आज देना है जवाब। बिहार में आखिरी दौर के मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग कल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की जरूरी वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा। जमाखोरों पर कार्रवाई के बाद दाल की कीमतों में 20 रुपए कमी का दावा। नई फसल आने से और कम होंगे दाम। कल्याण डोंबिवली के मेयर पद को लेकर बीजेपी शिवसेना में तनातनी। शिवसेना ने मसले को बनाया प्रतिष्ठा का मुद्दा। पद न मिलने पर गठबंधन तोड़ने की दी धमकी। ज्वालामुखी रिसाव के कारण इंडोनेशिया के बाली से सभी उड़ानें रद्द। छोटा राजन की वापसी में हो सकती है देरी। उपराष्ट्रपति को आज बाली से ब्रुनेई के लिए होना है रवाना। नेपाल पुलिस की फायरिंग में मारे गए युवक के परिजनों के लिए भारत ने की मुआवजे की मांग। रक्सौल बीरगंज सीमा फिर सील। भारत ने नेपाल को दी भड़काऊ बयान से बचने की सलाह। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। इन तीनों नेताओं को दोपहर 3 बजे तक अपनी सफाई देनी है। तीनों पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। आपत्तिजनक बयान को लेकर तीनों को आयोग के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। बिहार में अब सबकी निगाहें 5वें और आखिरी दौर के मतदान पर टिकी हैं। इस दौर के लिए कल शाम प्रचार थम गया। इसके बाद सभी पार्टियों के उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए प्रचार थम चुका है। 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोटिंग होगी। इस दौर में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिलों में चुनाव होना है। और 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, चूंकि एरिया काफी बड़ा हो जा रहा है कंपेयर टू अदर 4 जो हमारा पहले इलेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए तैयारी हमने मुकम्मल की है। काफी अच्छी तैयारी हम लोगों ने की है। डिप्लॉयमेंट भी हमने बढ़ाया है। अभी एसएसबी की करीब 87 कंपनीज हमारी सुरक्षा कारणों में के दृष्टिकोण से लगाई जाएंगी। सीमांचल और मिथिलांचल इलाके की ये सीटें बिहार में सरकार बनाने के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण हैं। इस दौर में 827 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 58 महिलाएं हैं। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 25, आरजेडी ने 20 और कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने 38, एलजेपी ने 11, रालोसपा ने 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हम लगातार संपर्क में हैं। जहां जहां से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमसे हेल्प मांग रही हैं, मैन पावर हो और फोर्स की जहां अवेलेबिलिटी हो रही है, हम उनको मुहैया करा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल गैंग मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों पर हावी न हो सके। रादर पुलिस का प्रेजेंस इतना अच्छा हो कि लोग खुशी से और गौरवपूर्ण ढंग से आएं और मतदान करें। आखिरी दौर के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए महागठबंधन और एनडीए के दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया। महागठबंधन की ओर से लालू और नीतीश ने कई रैलियां की। सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इन इलाकों में 3 चुनावी सभाएं की। वहीं एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन इलाकों में 6 चुनावी रैलियां की। जेडीयू और महागठबंधन को बागी उम्मीदवारों से भी टक्कर मिलेगी, जो खेमा बदलकर विरोधी दलों से चुनाव मैदान में हैं। हालांकि सामाजिक बनावट के लिहाज से महागठबंधन के नेता इस दौर को अपने लिए कहीं ज्यादा मुफीद मान रहे हैं। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी महागठबंधन और एनडीए के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उसने किशनगंज और अररिया में 2-2 जबकि पूर्णिया और कटिहार में 1-1 प्रत्याशी हैं। रवींद्र शिवराणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। 5वें और आखिरी दौर के लिए कल मतदान होना है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1000 से ज्यादा सुरक्षा कंपनियों को तैनात किया गया है। आखिरी चरण में 14000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं। इनमें 5000 से ज्यादा पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं। चुनाव आयोग 5वें चरण के चुनाव के लिए 335 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने करीब 2000 से ज्यादा सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती की है।
किशनगंज से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, अब आखिरी दौर है और तैयारियों को अंतिम रूप देने का आखिरी लम्हे भी कहे जाएंगे। जिस तरह से हमने सुना, खुशी से मतदाता आए और अपना वोट डालकर जाएं, क्या क्या तैयारियां दिख रही हैं इसके लिए? देखिए, जो ये 5वें दौर का मतदान है, ये सबसे बड़ा, सबसे चर्चित और इसीलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण मतदान तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी है और यहाँ के मतदाताओं के लिए भी है। ये क्षेत्र जो है 5वें दौर का जहाँ मतदान होना है, इसका एक बड़ा इलाका जो है वो सीमा, भारत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से बांग्लादेश की बॉर्डर भी है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। इस वजह से थोड़ा सेंसिटिव इलाका भी है। अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक इधर है। तो जिस तरह की चार्ज अप इस बार हम लोगों ने आक्रामक तेवर देखे नेताओं के भाषणों में, उस वजह से थोड़ा सा इस इलाके को बहुत संवेदनशील भी इस बार जो है चुनाव आयोग मानकर चल रहा है। इसी वजह से डिप्लॉयमेंट जो बाकी 4 चरणों में थी उसके मुकाबले ज्यादा कर दी गई है। करीब 1035 कंपनियां तो सिर्फ चुनाव की जो मतपेटियां हैं उनके लिए जहां मतदान होना है उसको ध्यान में रखकर सुरक्षा दी जा रही है। उसके अलावा 300 जो कंपनियां हैं वो पेट्रोलिंग और दूसरे कामों के लिए रखा गया है। नदी से भी यहाँ पर बोट के माध्यम से सुरक्षा पर निगरानी रखी जाएगी। एरियल सर्वे लगातार जारी रहेगा, ड्रोन की भी मदद ली जाएगा। पूर्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सलवाद है उसका भी इस इलाके में काफी बढ़ रहा है। उसके अलावा क्रिमिनल एक्टिविटीज भी पूर्व में जो है गैंगअप्स यहाँ पे देखे गए हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पहले ही जो मतपेटियां हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनको भेज दिया गया है अपने अपने क्षेत्र में और पैरामिलिट्री फोर्सेज को वहां पर तैनात कर दिया गया है। यानी पार्टीज जो है वो चली गई हैं, सब चले गए हैं और इसी वजह से जो है चुनाव आयोग ने भी यहाँ बहुत प्रयास किए हैं। जी, पूरी कोशिश की है चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से और माना जाए 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है अब आखिरी दौर का मतदान होने में और तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन अभी भी लगा हुआ है पूरी तरह से भयमुक्त निष्पक्ष माहौल देने के लिए। कल आखिरी दौर की वोटिंग है बिहार विधानसभा चुनाव की। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के रतलाम और आंध्र प्रदेश की वारंगल लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इनके अलावा विधानसभा की 5 सीटों के लिए आज शाम तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। वोटिंग 21 नवंबर को और मतगणना का काम 24 नवंबर को होगा। जिन 5 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें मध्य प्रदेश की देवास सीट के अलावा मणिपुर की 2 सीटें हैं और मिजोरम और मेघालय की 1-1 सीट शामिल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में दाल की कीमतों में औसतन करीब 20 रुपए की कमी आई है। वित्त मंत्री ने कल उच्च स्तरीय बैठक में जरूरी वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के बाद आधिकारिक बयान में ये बात कही। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई और नई फसल आने से दाम और कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी राज्यों में पिछले 5-7 दिन में दालों के दाम घटने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में सफल की दुकानों पर इसकी बिक्री 120 रुपए किलो पर की जा रही है। उन्होंने कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव को सतर्क रहने और राज्यों के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया। कैबिनेट सचिव ने भी कुछ राज्यों में जमाखोरी के खिलाफ अभियान के दौरान जब्त की गई दालों की बिक्री की समीक्षा की। दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के भारत सम्मेलन में कई देशों के वित्त मंत्रियों समेत 300 प्रतिनिधि और नेता हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। बैठक की थीम डिलीवरिंग ग्रोथ इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट रखा गया है। सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान वैश्विक आर्थिक स्थिति और इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में तलखी कम नहीं हो रही है। ताजा विवाद कल्याण डोंबिवली नगर निगम के मेयर पद को लेकर है। शिवसेना ने मेयर पद को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है और कहा है कि अगर बीजेपी ने इस पद के लिए दावेदारी नहीं छोड़ी तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निकाय चुनाव में शिवसेना को ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, इसलिए दावा उनका ही बनता है। जबकि बीजेपी ने कहा था कि कल्याण डोंबिवली के साथ कोल्हापुर नगर निगम में भी उनका ही मेयर होगा। सोमवार को आए चुनाव के नतीजों में शिवसेना को कल्याण डोंबिवली नगर निगम की 122 में से 52 सीटें मिली थी, जो कि बहुमत से कम है,
जबकि बीजेपी को इसमें 42 और एमएनएस को 9 सीटें मिली थी। शिवसेना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार की कई मुद्दों पर तीखी आलोचना कर चुकी है। हालांकि राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार में शिवसेना सरकार में साझीदार भी है। और उपराष्ट्रपति के दौरे की बात करते हैं। इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की भारत वापसी ज्वालामुखी रिसाव के कारण कल आखिरी वक्त में टालनी पड़ी। खबरों के मुताबिक बीती रात ही विशेष विमान से राजन को लाने की तैयारी थी, लेकिन एयरपोर्ट के नजदीक ज्वालामुखी की राख और धुएं के चलते इसे टालना पड़ा। हालांकि खबरें हैं कि सीबीआई और दिल्ली मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम छोटा राजन को आज वापस ला सकती है। जानकारी के मुताबिक उसे पहले दिल्ली और फिर मुंबई ले जाया जाएगा। भारतीय नागरिक छोटा राजन पर टाडा, पोटा और मकोका के तहत मामले दर्ज हैं। इंटरपोल ने उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। पिछले दिनों वो फर्जी पासपोर्ट पर सफर करते हुए बाली में गिरफ्तार किया गया था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भी छोटा राजन के प्रत्यर्पण पर बातचीत हुई है। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के इंडोनेशिया दौरे का आज चौथा दिन है। वो कल दोपहर जकार्ता से बाली पहुंचे थे। बाली में उपराष्ट्रपति आज यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जहां वो छात्रों को भी संबोधित करेंगे। कल शाम उपराष्ट्रपति ने बाली के गवर्नर से मुलाकात की और बाली के प्रसिद्ध म्यूजियम का दौरा किया। बाद में उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने यहां भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति का आज ही ब्रुनेई के दौरे पर रवाना होने का कार्यक्रम है। और इंडोनेशिया के बाली में मौजूद हमारी वरिष्ठ सहयोगी अमृता राय, उनका हम रुख करेंगे। अमृता, खासकर छोटा राजन को लेकर कहा जा रहा था कि वो भारत जल्द लौटेगा, लेकिन इसमें अभी भी कुछ अड़चनें आ रही हैं। अब कुछ मौसम को लेकर दिक्कत है। क्या लग रहा है आपको, ये वापसी कब तक हो पाएगी? जी देखिए, ज्वालामुखी के फूटने की वजह से जो अड़चन है वो है, वरना जो कागजी कार्यवाही है, दस्तावेजी कार्यवाही है, वो पूरी हो चुकी है। ऐसा सोर्सेज के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि अब अड़चन सिर्फ ये है कि जब तक कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ये क्लियरेंस नहीं दे देता है कि यहाँ से कोई फ्लाइट उठ सकती है, तब तक उसे यहाँ से वापस नहीं ले जाया जा सकता डिपोर्टेशन पर। अदरवाइज कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। कहा तो ये जा रहा था कि कल रात 11 बजे ही उसे वापस ले जाना है, लेकिन क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वॉल्केनो इरप्शन की वजह से यहाँ से कोई भी फ्लाइट न उड़ पा रही है और न टेक ऑफ कर पा रही है और न लैंड कर पा रही है, और इस वजह से छोटा राजन को ले जाने की प्रक्रिया भी अभी अधर में है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से खबरें आ रही हैं, अभी पुष्ट खबरें तो नहीं कह सकते, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कल सुबह 8 बजे तक कोई भी फ्लाइट ना लैंड कर सकेगी, ना टेक ऑफ कर सकेगी बाली से। तो कल तक यही संभावना है कि छोटा राजन को भी शायद यहाँ से निकालना मुश्किल हो। आप बता रही है कि कल 8 बजे तक कोई फ्लाइट न लैंड कर सकती है, ना टेक ऑफ कर सकती है। क्या उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी कुछ बदलाव किया गया है? उनको ब्रुनेई रवाना होना था। जी, आज दोपहर 1:45 पर, स्थानीय समय के मुताबिक 1:45 पर यहाँ से उन्हें ब्रुनेई के लिए रवाना होना था, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक क्योंकि कोई भी फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ और लैंड नहीं कर पा रही है, इस वजह से उपराष्ट्रपति की जो विशेष विमान है उसको भी संभावना यही है कि आज रात के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ज्वालामुखी का इरप्शन का जो स्थिति है वो खत्म नहीं हो जाएगी तब तक, और जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल जाएगी तब तक शायद उनका भी ब्रुनेई जाना फिलहाल स्थगित है, यही कह सकते हैं। और इस वक्त उद्यान यूनिवर्सिटी में उनका एक भाषण चल रहा है, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं वो, और भारत और बाली के बीच में या इंडोनेशिया के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको लेकर उनकी स्पीच चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाली से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छोटा राजन को भारत लाने में देरी हो रही है, वहां ज्वालामुखी फटने के बाद मौसम में बदलाव हुआ है और इस वजह से फ्लाइट वहां से उड़ाने की मंजूरी नहीं दी गई है। इसके चलते अभी देरी है और उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी बदलाव करना पड़ा है। वहां के समय के मुताबिक 1:45 बजे उपराष्ट्रपति को ब्रुनेई रवाना होना था, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडोनेशियाई कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। जकार्ता में कल बिजनेस फोरम समिट में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, विनिर्माण समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने इंडोनेशिया की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से मुलाकात की।
यात्रा के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इंडोनेशिया के संसद भवन गए। उन्होंने दोनों सदनों के अध्यक्षों से मुलाकात की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने जकार्ता में भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने इंडोनेशियाई कंपनियों से भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश की पेशकश की। इस मौके पर इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद यूसुफ कल्ला भी मौजूद थे। to explore these opportunities of investing in infrastructure and manufacturing sectors in India, particularly in downstream manufacturing sectors like coal, palm oil and rubber, which are exported to India in large volumes. उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध महज व्यापार के लिहाज से अहम नहीं हैं। दोनों देश शांति स्थापित करने और आतंकवाद से लड़ने जैसे रणनीतिक मसलों पर भी एक दूसरे के साथ हैं। Indonesia is not just a trading destination, but a more significant long-term strategic partner. We have a shared vision for building a peaceful regional order and cooperate on a number of important security issues, including anti-terrorism and maritime security. भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले साल 20 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। आसियान देशों में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, लेकिन ये मौजूदा क्षमता से काफी कम है। अमृता राय, राज्यसभा टीवी, इंडोनेशिया। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ ने संसद के सुचारू संचालन के लिए मंत्रालयों और राज्यसभा सचिवालय के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। संसदीय कार्यवाही से जुड़ी कल हुई कार्यशाला में राज्यसभा महासचिव ने मंत्रालयों के कर्मचारियों को संसद में पूछे जाने वाले सवालों का महत्व समझाया। उन्होंने सवालों के जवाब तैयार करने में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत भी बताई। मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों में संसदीय कार्यवाही की बेहतर जानकारी के लिए संसद भवन में मंगलवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 55 मंत्रालयों के 240 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान संसदीय कार्यवाही के तरीकों पर सवाल जवाब के सत्र हुए। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने मंत्रालयों के बीच तमाम मसलों पर बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। उन्होंने विभागों के बीच संवाद की कमी पर चिंता जाहिर की। There is no sharing, no communication, which causes frequent breakdowns, sometimes misunderstandings, and also sometimes it becomes misleading as well. So to clear those doubts and to ensure that in future we can at least try and minimize the faults, we thought the best is that we will take it up in one of the most delicate areas, which is that of questions. मंत्रालयों से जुड़ी जानकारियों के लिए संसद में पूछे जाने वाले सवाल काफी अहम होते हैं। कार्यशाला में सवालों के जवाब तैयार करने में होने वाली तकनीकी दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। मसलन किस सवाल का जवाब कौन सा विभाग देगा। राज्यसभा महासचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से इसका हल निकाला जा सकता है। We are unable to understand, and I hope during this interactive session you'll be able to give us some good reasoning as to why after the advance information is made available, we do not get feedback in time. The other area of big concern, though not frequent, is the transfer of questions. I know how many times we have all tried to transfer our questions from one ministry to the other. I mean, that is not something unusual. कार्यशाला में मंत्रालयों से आए अधिकारियों ने संसदीय कार्यवाही को लेकर अपनी समस्याओं को भी रखा। मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए ऐसी कार्यशाला संसदीय प्रक्रिया को समझने के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर,
प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक। देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरकार ने बड़ी अदालतों में जजों की नियुक्ति से पहले बार काउंसिल की राय लेने का सुझाव दिया है। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता के लिए मांगे गए सुझाव पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि कॉलेजियम सिस्टम में पूरी तरह बदलाव नहीं होगा। कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट को कई सुझाव मिले हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन पर विचार किया। कोर्ट ने 4 अहम बिंदुओं पारदर्शिता, न्यूनतम योग्यता, कॉलेजियम सचिवालय और शिकायतों के निपटारे पर सुझाव मांगे। 4 पैरामीटर्स हुए। नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 एलिजिबिलिटी, नंबर 3 सेक्रेटेरिएट और नंबर 4 ऑब्जेक्शन। इन 4 पैरामीटर्स पे सबको ये ओपन कहा है कि आप अपनी सजेशन दे सकते हो। तो ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने 2 एडवोकेट्स अपॉइंट किए हैं, उनको अपनी अपनी सजेशन रेस्पेक्टिव साइड से दी जाएंगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के सुझाव भी सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजों की नियुक्ति में एक न्यूनतम योग्यता तय होनी चाहिए और इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं उच्च न्यायालयों में भी नियुक्ति के लिए योग्यता अलग अलग होनी चाहिए। मेन मुद्दा ये गवर्नमेंट का था कि जो जजमेंट पास हो गई है उसके बारे में देखा जाएगा गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लेकिन विदाउट प्रेजुडिस टू दैट सिचुएशन कॉलेजियम सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग है उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए वो हमारी तरफ से सजेशंस पेश किए गए थे। काफी डिटेल सजेशंस हैं। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को रद्द कर दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने देश में शिशु, नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के मकसद से कारोबार जगत के साथ मिलकर आसमान योजना की शुरुआत की है। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि आसमान मां और बच्चे को बचाने का काम करेगा। आसमान कार्यक्रम नवजात बच्चों और उनकी मां की देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी बातों को देखेगा। कार्यक्रम में बिल गेट्स फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ग्रुप भी आर्थिक रूप से मदद दे रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय इस कार्यक्रम को संचालित करेगा। I'm sure the partnership that we will have have a strong effect on maternal and neonatal mortality. We have the institutional mechanisms, the government has, and you have the dream, the vision, and the efficiency, hopefully, to help utilize our ASHAs and Anganwadis better. मध्य प्रदेश और ओडिशा में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ओडिशा में अब तक 45 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। सोमवार को 2 किसानों ने और अपनी जान दे दी। इधर मध्य प्रदेश में 35 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सूखे की मार झेल रहे मध्य प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान फसल बर्बाद होने और कर्ज के बोझ के चलते जान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति बुंदेलखंड, निमाड़ और महाकौशल इलाके में है। सागर जिले में पिछले 1 हफ्ते में 3 किसानों ने आत्महत्या की है। जो ये कर जाएगी माँ बट के कछुड़ी ने करो हम बाप कहाँ से चुके हैं काकर है, इसी कारण से उन्हें आग लगा दी। पुलिस को भी आंदा है कि हमने तेल डालो, हमने आग लगाई। ओडिशा में सोमवार को 2 और किसानों ने खुदकुशी कर ली। ओडिशा मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है। विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हमारे राज्य सरकार को भी पता था और केंद्र सरकार को भी पता था कि बारिश कम होगी। सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज 60 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और आज भी हमारा सरकार सोच रहे हैं कि क्या करना होगा। ओडिशा सरकार 41 किसानों की आत्महत्या के मामले की जांच के आदेश दे चुकी है। किसानों के लिए राहत पैकेज के साथ ही जल उपकर माफ करने और बैंकों से कर्ज वसूली न करने का निर्देश दिया गया है। ओडिशा के 21 जिलों के 139 ब्लॉक में इस बार भीषण सूखा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने नेपाल सरकार से अपने देश के अंदरूनी हालात पर ध्यान देने की सलाह दी है। भारत ने कहा कि नेपाल में कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं जो भारत और नेपाल के हित में नहीं है। वीरगंज रक्सौल सीमा पर मारे गए भारतीय युवक के परिजनों के लिए भारत ने मुआवजे की भी मांग की है।
हिंसा की घटना के बाद से मैत्री पुल से आवाजाही फिर से बंद हो गई है और नेपाल के बीरगंज में कर्फ्यू के हालात हैं। भारत नेपाल सीमा पर सोमवार को हुई हिंसा की घटना के बाद से माहौल बिगड़ गया है। मधेशियों ने बिहार के युवक आशीष राम की मौत के बाद बीरगंज रक्सौल सीमा पर ट्रकों की आवाजाही रोक दी है। नेपाल पुलिस की फायरिंग में मारे गए युवक का शव कल शाम उसके परिजनों को सौंप दिया गया। भारत ने नेपाल से युवक के परिजनों को मुआवजे की मांग की है। We have also written for compensation to government of Nepal. The border is open for people's movement, but not for the goods movement as present, because the condition in Nepal side is very tense, and because of the security concern, government of India has issued the order that the truckers or others should move on at their own risk. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के नेतृत्व से इस बारे में बात की थी और युवक की मौत पर दुख जताया था। भारत ने नेपाल सरकार के मंत्री सत्यनारायण मंडल के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें कहा गया था कि भारत नेपाल में सादी वर्दी में सेना भेज सकता है। भारत ने अपने बयान में कहा कि ये बयान गलत मंशा से भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की नीयत से दिया गया है। एक मंत्री की तरफ से आया ये बयान भारत और नेपाल के बीच प्रगाढ़ रिश्ते को और बिगाड़ सकता है। लेकिन हिंसा के ताजा दौर के बाद नेपाल सीमा पर मधेशियों का आंदोलन थमने की बजाय बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी सोमवार को गोलीबारी में भारतीय युवक की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। वो लड़का निर्दोष है। नेपाल के पुलिस ने दमन के नाम पर उसको पकड़ करके गोली मारने का काम किया है और वैसे पुलिस पर और उसको निर्देश करने वाले अधिकारी पर, यहाँ के गृह मंत्रालय पर कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस को सस्पेंड किया जाना चाहिए। मधेशी आंदोलनकारी पिछले लगभग 2.5 महीने से विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध नेपाल में नए संविधान को लेकर है। इस बीच नेपाल ने भी फिलहाल भारत के साथ कोई संवाद नहीं बढ़ाया है। भारतीय सीमा पर रोक के बाद अब नेपाल में चीन से तेल का आयात शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 20 नवंबर से गोवा में होगी, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने 11 दिन तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव का कल ऐलान किया। स्पेन को इस साल फोकस कंट्री के रूप में रखा गया है, जहां से फिल्मकारों और तकनीशियनों का प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से भारत आने वाला है। गोवा में 20 नवंबर से 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में दुनिया भर के 89 देशों की चुनिंदा 187 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। भारतीय पैनोरामा से 47 बेहतरीन फिल्मों को इस मेले के लिए चुना गया है। इन फिल्मों पर मशहूर निर्देशक शेखर कपूर की नजर होगी, जो इस साल जूरी के प्रमुख बनाए गए हैं। वहीं अभिनेता अनिल कपूर उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत भारत के महान गणितज्ञ रामानुजम की जीवनी पर आधारित फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी से होगी। This festival promises to be one which promotes excellence, and I'm sure just as the IFFI has become a very important event and a brand in the world of cinema, this year's festival is going to add to it. FTII छात्रों और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदर्शन की योजना बनाई है, लेकिन सरकार ने उम्मीद जताई है कि प्रदर्शनों का समारोह पर कोई असर नहीं होगा। Well, I don't see any reason why anyone should try and disturb an international event in India. It's not a good practice. It's not a good precedent. खास बात यह है कि महोत्सव के दौरान फिल्म निर्माण पर भी कुछ सत्रों का आयोजन ऑस्कर अकादमी की मदद से किया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मशहूर संगीतकार जय किशन का जन्मदिन है। जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की चर्चा होती है, संगीतकार जय किशन और उनके साथी शंकर की बरबस याद आती है। वो पहली संगीतकार जोड़ी थी जिसने लगभग 2 दशक तक संगीत जगत पर राज किया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मेरा प्यार हुआ फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अमित शाह, राहुल गांधी और लालू यादव को आज देना है जवाब। बिहार में आखिरी दौर के मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 9 जिलों के 57 सीटों पर वोटिंग कर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की जरूरी वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा, जमाखोरों पर कार्रवाई के बाद दाल की कीमतों में 20 रुपए कमी का दावा, नई फसल आने से और कम होंगे दाम। कल्याण डोंबिवली के मेयर पद को लेकर बीजेपी शिवसेना में तनातनी, शिवसेना ने मसले को बनाया प्रतिष्ठा का मुद्दा, पद न मिलने पर गठबंधन तोड़ने की दी धमकी। ज्वालामुखी रिसाव के कारण इंडोनेशिया के बाली से सभी उड़ानें रद्द, छोटा राजन की वापसी में हो सकती है देरी, उपराष्ट्रपति को आज बाली से ब्रुनई के लिए होना है रवाना। नेपाल पुलिस की फायरिंग में मारे गए युवक के परिजनों के लिए भारत ने की मुआवजे की मांग, रक्सौल बीरगंज सीमा फिर सील, भारत ने नेपाल को दी भड़काऊ बयान से बचने की सलाह।